नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 10। ये सीरीज़ लगातार चल रही है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जीएस का पोर्शन जो है वो आपको सभी परीक्षाओं में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि सीजीजीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं आता, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर्गत जो भी एग्जाम होता है या पीएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम होता है, वहाँ छत्तीसगढ़ जीएस का कोई ना कोई पोर्शन पूछा ही जाता है। तो हम मिसलेनियस पोर्शन कर रहे हैं, मतलब भूगोल से, इतिहास से, कला साहित्य से, उसकी लोक कला संस्कृति से, सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का ये 10वां सीरीज है। इसके बाद से हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के राज्योत्सव में दिया जाने वाला प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, जब राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है तो अलग अलग महाविभूतियों के नाम पर अलग अलग राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट कार्य किए रहते हैं वो, और वो कब प्रदान किया जाता है? तो राज्योत्सव के अवसर पर 1 नवंबर पर। तो जो प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य करने पर? पत्रकारिता, संगीत, खेल या फिर हिंदी लेखन? तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और खेल भी कौन सा? तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी के खेल में ये सम्मान दिया जाता है प्रवीर चंद्र भंजदेव। और ये थे कौन? तो ये काकती वंशीय शासक थे। हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर रियासत में जो है काकती वंश के शासक शासन करते थे, जिसके एक राजा कौन थे? प्रवीर चंद्र भंजदेव जी। इन्हीं के नाम पे तीरंदाजी के खेल में ये सम्मान दिया जाता है। अब यहाँ एक पत्रकारिता भी दिया है, तो पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पे दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, संगीत और कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो ये किसके नाम में दिया जाता है? राजा चक्रधर के नाम में। और राजा चक्रधर कौन थे? तो रायगढ़ रियासत के राजा थे। हिंदी लेखन, रचनात्मक और हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है माधवराव सप्रे जी के नाम पे। माधवराव सप्रे के नाम पे दिया जाता है हिंदी लेखन और रचनात्मक और हिंदी भाषा के क्षेत्र में। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग में सम्मिलित किया गया था? मतलब छत्तीसगढ़ जो एरिया था उसको एक संभाग के रूप में कब दर्जा दिया गया? 1858 ईस्वी में, 1862 में, 1870 में, 1872 में। तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया था? 1862 में। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कौन सा बनाया गया था? रायपुर। ठीक है, और जब 5 संभाग के नाम पढ़ते तो रायपुर संभाग का गठन कब किया गया था? तो 1862 ही पढ़ते। क्यों? क्योंकि यही जब छत्तीसगढ़ संभाग बना था उस जमाने में, तो ये उसका क्या था? मुख्यालय था। ठीक है, जिला पहले बना था 1861 में, जिला पहले बना था रायपुर और बिलासपुर। संभाग बाद में बना 1862 में। आप सभी कमेंट करके ये बताइएगा कि टॉपिक वाइज जैसे हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं तो कहाँ से हमको टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के भूगोल से स्टार्ट करके उसकी लोक कला, संस्कृति, जनजातियों को कवर करते हुए उसके इतिहास में पहुंचना चाहिए, या फिर बीच बीच से कोई भी टॉपिक उठा के एमसीक्यू करना चाहिए? तो आप सभी अपना अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम इस पर विचार करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? तो कल्याण साय, बहार साय, प्रतापमल या लक्ष्मण साय? मुगल दरबार में किसने अपनी उपस्थिति दी थी? तो वो है कल्याण साय का नाम आएगा। ये अलग अलग
नाम आते रहते हैं। बाबू रेवाराम के अनुसार इन्होंने मुगल शासक अकबर के दरबार में उपस्थिति दी थी, या कहीं कहीं पास मिलता है नाम कि जो मुगल शासक जहांगीर थे उनके शासनकाल में इन्होंने उपस्थिति दी थी। अब दोनों में क्या है, संशय की स्थिति है। अब ऑप्शन क्या आएगा वो आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार मार सकते, अगर वो क्वेश्चन अगर आए तो। ठीक है, तो कल्याण साय के बारे में और 2 चीजें याद रखें। इन्होंने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, जमाबंदी प्रणाली, जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। इसके साथ ही और क्या, जो ऋण पुस्तिका टाइप होती है ना, राजस्व पुस्तिका, इन सब दस्तावेजों की भी शुरुआत कब से स्टार्ट हुआ, कल्याण साय के शासनकाल से। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, कौन सी भाषा, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ ग्राम, छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ सेवक या दंडकारण्य। तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र वो था छत्तीसगढ़ सेवक। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ मित्र का नाम देखने के लिए मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ मित्र क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था जो 1900 के बीच मतलब प्रकाशित किया गया था। कहाँ, पेंड्रा रोड, बिलासपुर से। और ये जो दंडकारण्य है, दंडकारण्य दक्षिण भारत में हल्बी गोंडी में प्रकाशित होने वाला पहला, मतलब उधर की स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है, पूछ रहे हैं। अब यहाँ एक और बात जानने के लिए मिल जाती है कि जो मराठा शासन काल चला था छत्तीसगढ़ में, तो उसके प्रथम शासक कौन थे, तो प्रथम मराठा शासक कौन थे, बिंबाजी भोसले थे। तो उनके कार्य कौन से संबंधित नहीं है, तो हमको क्या पता चल गया कौन कौन से उनके कार्य हैं। तो परगना पद्धति का प्रारंभ बिंबाजी भोसले के द्वारा ही किया गया। बस उसके जन्मदाता अगर कौन थे, परगना पद्धति के अगर जन्मदाता का नाम है तो आप लोग क्या लीजिएगा, विट्ठलराव दिनकर। रतनपुर और रायपुर का एकीकरण, तो ये भी इनके द्वारा किया गया था, बिंबाजी भोसले के द्वारा। रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिंबाजी भोसले के द्वारा करवाया गया था। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, ये उनके कार्य से संबंधित नहीं है। क्यों, ये किसके द्वारा किया गया था, तो व्यंकोजी भोसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, व्यंकोजी भोसले के द्वारा। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां देखते हैं, रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में किसके द्वारा किया गया। जो रायपुर में कांग्रेस भवन है उसका उद्घाटन 1940 में हुआ, ये बात जानने के लिए मिली। तो उसके उद्घाटन किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने, रविशंकर शुक्ल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ये पट्टाभी सीतारामैया ने। तो कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने आए थे वल्लभ भाई पटेल। ये 1940 में एक बार आए थे, और उसके बाद कब आए, 1947 में एक बार। तो 47 के समय क्या काम चल रहा था, तो जो देसी रियासतें थी उनके भारत संघ में विलय का काम चल रहा था, और भारतीय संघ में रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी के सिलसिले में ये और छत्तीसगढ़ पधारे थे। यहाँ तक क्लियर है। जवाहरलाल नेहरू आए थे 1935 में, ठीक है, शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने। और याद करना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वो 13 अप्रैल 1930 को आने वाले थे राजनीतिक सम्मेलन में, लेकिन उनको इबादतगंज थाने में क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए उन्होंने वे सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं कर पाए, और उनके स्थान पर सेठ गोविंद दास ने क्या किया था, 15 तारीख को महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। तो आपको जहाँ तक याद आ रहा होगा पिछला लेक्चर, तो एक चीज रिवाइज कर लेना यहाँ से। रविशंकर शुक्ल तो यहीं के थे। अगर आप सभी को प्रयोगशाला परिचालक या कृषि मंडी विपणन बोर्ड का अगर टेस्ट सीरीज परचेस करना है, तो योगेन साहू क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट टेस्ट परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर उनका कोर्स भी लेना हो तो या तो डायरेक्ट ऐप में आप ले सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। 7वां क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे। यूरोपीय यात्री ब्लंट किस वर्ष आए थे, 1857 में, 1795 में, 1818 में या 1881 में। तो जो मिस्टर ब्लंट थे वो कब आए थे,
95 में, ठीक है, 1795 में। इस समय किसका शासन चल रहा था? तो इस समय मराठों का शासन चल रहा था। और मराठों में भी किसका? तो व्यंकोजी भोसले का, व्यंकोजी भोसले का। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में दिखा कि व्यंकोजी भोसले ने क्या किया था? सूबेदार पद्धति का शुरुआत किया था। तो उस टाइम वो सूबेदार के थ्रू क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो उस टाइम सूबेदार कौन था? तो उस टाइम सूबेदार था विठ्ठलराव दिनकर, विठ्ठलराव दिनकर। छत्तीसगढ़ में कुल 8 सूबेदार हुए थे, ये सेकंड नंबर के थे। पहले कौन थे? तो महिपत राव दिनकर थे। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरभपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? ऑप्शन डी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सरभपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की? सरभराज, नरेंद्र, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र? तो प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। उन्होंने गरुड़, शंख और चक्रयुक्त क्या किए थे? सिक्के जारी किए थे। ये शैव उपासक थे, ठीक है, इनके बारे में आप लोग याद रखना है। ये सरभपुरी वंश के क्या थे? शासक थे। और इन्होंने निडिला नदी के तट पर एक नगर ही बसाया था। तो उस नगर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। किसी पंचायती राज से क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्त हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? देखो, अगर कोई पंचायत है, ग्राम पंचायत, अगर उसके सरपंच का क्या हो जाए, बाई चांस जैसे निधन हो जाए, ये वो पद को छोड़ दे, तो आकस्मिक रिक्त हो गया वो। तो अगर सम्मेलन बुलाना है तो कौन बुलाएगा? उप सरपंच बुलाएगा, पंचायत सचिव बुलाएगा, या मुख्य कार्यपालक अधिकारी बताएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन बुलाएगा सम्मेलन? तो बुलाता है पंचायत सचिव बुलाता है। लेकिन अगर वो सम्मेलन बुला रहा है तो कुछ दिन पहले तो सूचना देगा ना, तो शायद वो 7 दिन पहले सूचना देता है। नहीं, सॉरी, विशेष सम्मेलन की बात चल रही है यहाँ। तो विशेष सम्मेलन की सूचना 3 दिन पूर्व दी जाती है ग्राम सभा के सदस्यों को, ठीक है। कितना दिन पूर्व? तो 3 दिन पूर्व। 10वां क्वेश्चन। सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत सचिव, नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी? तो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किसके खिलाफ? सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ। तो उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी। अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन कहाँ पर है? तो पंचायती राज के धारा 21 में है, ठीक है। ये तो हो गया ग्राम पंचायत के लिए। लेकिन अगर जनपद पंचायत की बात की जाए और वहाँ उसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उसका वर्णन है धारा 28 में। कहाँ पे है? धारा 28 में। और वही अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो कौन से धारा में है? तो धारा 35 में है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के लिए धारा 21, जनपद के लिए 28, जिला के लिए 35। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर भी हो जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण से आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, उसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, तो वहाँ से भी हमको क्वेश्चन कर लेने चाहिए जो लगता है जो क्वेश्चन आए, जैसे कि प्रतिशत वृद्धि क्या है, प्रतिशत भागीदारी क्या है, ये सब। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, मतलब किसकी बात की जा रही है? प्राथमिक क्षेत्र की बात की जा रही है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? कृषि और उससे संबंध क्षेत्र ही होते हैं। में प्रतिशत वृद्धि कितना रहा है? कौन से भाव पर? तो स्थिर भाव पर, क्योंकि एक प्रचलित भाव रहता है, एक स्थिर भाव रहता है, हमको याद स्थिर भाव को करना है, ठीक है। तो 5.93%, 5.02%, 5.1%, ये 5%। ये लग रहा होगा एकदम इतना इक्वल कैसे, मतलब 555 कैसे दे दिया है, ऐसा थोड़ी ना आता होगा। बस 5 याद कर लेंगे, बाकी पॉइंट के बाद का याद नहीं करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एकदम पॉइंट के पीछे को बस चेंज करके आपको ऐसी ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऐसे ही हमको क्या करना है? याद करना है। तो इसका सही आंसर होगा 5.93%। 5.93% किसके लिए हो गया? प्राइमरी क्षेत्र के लिए हो गया, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए। अब लेकिन अगर सेकेंडरी क्षेत्र की बात की जाए, मतलब द्वितीय क्षेत्र जैसे कि उद्योग क्षेत्र, तो उसमें प्रतिशत वृद्धि कितना रहा? तो उसमें रहा 7.83%।
तो आप इसको भी याद करते चलिएगा। और टर्सरी मतलब तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितना रहा, तो 9.21% रहा, 9.21%। तो ये आपको याद रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन। 12वां प्रश्न है, उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक रहा? किस वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक रहा? 2018-19 में, 20-21 में, 19-20 में या 21-22 में? तो 21-22 होगा, ठीक है। तो किस वर्ष ऋणात्मक रहा, मतलब नेगेटिव कब रहा? तो वो रहा था 2020-21 में, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा था ना उस टाइम, तो सभी उद्योग कारखाने तो उस टाइम बंद ही थे, इसीलिए 2020-21 आएगा। वर्तमान में प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना है? हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहरों, नलकूपों, कुओं, तालाबों, इनके द्वारा क्या किया जाता है? सिंचाई किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत आप लोग डायरेक्ट याद रख लेना, 38.75% है। कितना? 38.75। ऐसा लग रहा होगा कि ये डिजिट वाला कैसे आसानी से याद होगा, कुछ ट्रिक नहीं है क्या? तो हर जगह ट्रिक नहीं लगाया जा सकता, कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी याद की जा सकती है। पिछले वाले में अगर लगाना है तो ऐसा ट्रिक लगा सकते हो, जैसे प्राइमरी का 5 पॉइंट कितना था? 9 था। इसमें +2 करना, +2 करोगे तो कितना जाएगा? 7, तो 7.83, +2 फिर से करोगे तो 9.21, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लेकिन कई जगह क्या बिना ट्रिक के भी याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है? तो रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव या सुकमा? तो कहाँ स्थित है अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर? तो रायपुर में भी है, भिलाई में भी है, राजनांदगांव में भी है और सुकमा में भी है। ऐसा लगेगा कि सुकमा तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये एकदम छत्तीसगढ़ से मतलब हट के सबसे नीचे में, तो यहाँ नहीं होगा क्या? नहीं, यहाँ भी है भाई। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, सुकमा सभी जगह पे है अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर। मतलब ये किससे संबंधित है? क्लॉथ से। अब सुमेलित करना है, इधर बांध दिया है और इधर उसके जिला दिया है। तो आमाबाड़ा बांध कहाँ है? देखते हैं आमाबाड़ा बांध कहाँ है। आमाबाड़ा बांध है कांकेर में, ठीक है। आमाबाड़ा बांध कहाँ है? कांकेर में। अब बलार बांध, तो बलार बांध कहाँ है? सरगुजा में, ठीक। और चिखली बांध, तो चिखली बांध कहाँ है? दुर्ग में। घोघरा बांध की बात आती है तो वो कहाँ है? रायपुर में। आमाबाड़ा तो कांकेर, जैसे कि 4 गांव, आमा गांव, ये सब इधर ही है कांकेर से। तो आमाबाड़ा बेरा बांध कांकेर, बलार बांध सरगुजा, चिखली बांध दुर्ग और घोघरा बांध कहाँ? तो रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी नदी और डोरकी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो केलो, ईब, कांगेर या कोटरी? तो मैनी और जो ईब नदी है, मैनी और डोरकी जो नदी है वो ईब नदी की क्या है? सहायक नदी है। ईब नदी कहाँ से निकलती है? खुर्जा पहाड़ी, जसपुर से, ठीक है। और उसकी सहायक नदी मैनी, डोरकी, खोरकू, ये सब उसकी क्या है? सहायक नदी है। और ईब नदी की लंबाई ऐसे तो 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल कितना बहती है? 87 किलोमीटर। केलो नदी रायगढ़ से बढ़ती है, रायगढ़ की जीवन रेखा नदी कहलाती है और किस में मिल जाती है? महानदी में। कांगेर किसकी सहायक नदी है? तो कांगेर किसकी सहायक नदी है ये बताएंगे आप सभी। चलो मैं ही बता देती हूँ, वो सबरी नदी की सहायक नदी है। कोटरी नदी तो वो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन डी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो प्रसिद्ध मधुकू द्वीप निम्न में से किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? महानदी और शिवनाथ, महानदी और हसदेव, महानदी और लीलागर या शिवनाथ और मनियारी। तो जो मधुकू द्वीप है ना वो फेमस किस लिए है? वहाँ
वो पुरातात्विक स्थल भी है, वहाँ ईसाइयों का सबसे बड़ा मेला भी लगता है। तो कौन से, वो एक टापू जैसा है, मतलब दो नदियों के बीच में एक जो जमीन का हिस्सा वैसी टाइप का। तो ये स्थित है शिवनाथ और मनियारी नदी के बीच में, जैसे एक साइड शिवनाथ एक साइड मनियारी, और बीच में जो जमीन है, जो द्वीप है, वो क्या कहलाता है? मत्कु द्वीप। यहाँ ईसाइयों का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, आप लोग ये चीज याद रखेंगे। रतनपुर शिलालेख के अनुसार किसके द्वारा रेवंत मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो रेवंत मंदिर बनाए जाने का उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे? रतनपुर शिलालेख। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? गंगाधर, वल्लभराज, उदयभान या सुधाकर पंडित, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया वल्लभराज के द्वारा। किसके द्वारा? वल्लभराज के द्वारा। तो ये वल्लभराज थे कौन? तो ये वल्लभराज सामंत थे। सामंत भी किसके? जो कलचुरी शासक थे, रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय, इनके सामंत थे वल्लभराज, और इन्होंने ही रेवंत मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते जाएंगे आप सभी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ रहेगा, कमेंट्स रहेंगे, तो हमको भी उससे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम अच्छे से और कंटेंट ला पाएंगे और उसको आपके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आप अगर हम लोग को मोटिवेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देखते हैं इधर उपाधि और इधर शासक। तो सकल कौशलाधिपति, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो सकल कौशलाधिपति किसका उपाधि था? तो पृथ्वीदेव प्रथम। और ये किस वंश के शासक थे? तो कलचुरी वंश के शासक थे। भोगवतीपुरेश्वर, तो जो भोगवतीपुरेश्वर है वो किसकी उपाधि थी? तो वो जो छिंदक नागवंशीय शासक रहते थे। छिंदक नागवंश मतलब जो दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर एरिया में जो शासन करते थे। नागवंश की दो शाखा मैंने बताई थी, एक फणी नागवंश और छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश दक्षिण छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, उन्हीं लोगों ने भोगवतीपुरेश्वर का क्या किया था? उपाधि धारण किया था। परम महेश्वर, तो परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी महाशिव बालार्जुन ने। ये पांडुवंश के शासक थे। इनके जो बाकी शासक थे पांडुवंश, वो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन जो महाशिव बालार्जुन थे वो शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। और उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया? परम महेश्वर का। सेंट ऑफ जेरूसलम, तो सेंट ऑफ जेरूसलम रुद्र प्रताप देव के द्वारा उपाधि धारण किया गया था। ये काकती वंश के क्या थे? शासक थे। इन्हीं के समय भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। और ये आज का अंतिम प्रश्न, इधर राजधानी दिया है, इधर उसके शासक दिए हैं। तो तुम्माण को राजधानी किन्होंने बनाया था? तो तुम्माण को राजधानी बनाया था कलिंगराज ने। और कलिंगराज कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता का प्रारंभ करने वाले शासक थे, मतलब प्रथम कलचुरी शासक कलिंगराज, जिन्होंने तुम्माण को राजधानी बनाई। और छुरी कोसगई, तो छुरी कोसगई को राजधानी किन्होंने बनाया था? तो बहारेन शाह ने। एक अंधकार युग आया था कलचुरी काल में बहुत सारे राजाओं के बाद। उसके बाद राजा बने थे बहारेन शाह, तो उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी। कहाँ? छुरी कोसगई में। ठीक है, वहाँ छुरी कोसगई माता का मंदिर भी है। खल्लारी, तो खल्लारी को राजधानी बनाया था रामचंद्र देव। ये कलचुरी के रायपुर शाखा के शासक थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कलचुरी दो शाखाओं में बढ़ गया था, एक रतनपुर शाखा और एक रायपुर शाखा। तो रायपुर शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव माने जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग आंसर लिया जाता है, तो रामचंद्र देव को हम लोग लेते हैं। ठीक है, और रतनपुर को राजधानी बनाया रत्नदेव प्रथम ने। कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम, ये तीनों पहले तुम्मान से ही शासन कर रहे थे, तुम्मान उसकी राजधानी थी। फिर रत्नदेव प्रथम रतनपुर नगर बसाते हैं और वहाँ अपनी राजधानी क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो रतनपुर से पहला शासक कलचुरी, तो उसमें भी रत्नदेव प्रथम आएगा। और तुम्बाड़ के अंतिम शासक कलचुरी वाले में भी किसका नाम आएगा? रत्नदेव प्रथम का। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।